कहानी घूमती है प्राचीन मिथकों, कुछ अनदेखी शक्तियों और इंसानी फितरत, खासकर जो लालच होता है उसके टकराव के आसपास। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं ना, इसके किरदारों और इसके पीछे के आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी की जड़ें काफी पुरानी हैं, सदियों पुरानी। बात शुरू होती है बहुत पहले के जमाने से, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। हाँ, वो खजाने वाली कहानियां। हाँ, वही। तो उन राजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने जाहिर है छुपाए, दुनिया की नजरों से दूर, गुप्त तहखानों में। लेकिन सिर्फ छुपाना काफी नहीं था। सही बात है, खजाना बड़ा हो तो सुरक्षा भी वैसे ही चाहिए। तो क्या किया उन्होंने? कोई गार्ड्स रखे? गार्ड्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ बात उससे आगे जाती है। यही कहानी थोड़ी रहस्यमयी हो जाती है। उन खजानों की हिफाजत के लिए खास किस्म के, मतलब बहुत शक्तिशाली कर्मकांड और अनुष्ठान किए गए। अच्छा, मतलब कोई तंत्र मंत्र टाइप? हाँ, आप यूं समझ लीजिए, ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं थे। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान का जिक्र है, पिशाची बंधन। पिशाची बंधन सुनने में ही भारी लग रहा है। क्या था ये? इसके जरिए एक बहुत ही शक्तिशाली, मतलब अलौकिक, एक रक्षक आत्मा को उस खजाने की रखवाली पर लगा दिया गया। एक आत्मा को बांध दिया गया। हाँ, बांध दिया गया। और इस आत्मा को एक नाम भी दिया गया है, धना पिशाचिनी। धना पिशाचिनी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक पहरेदार नहीं है। इसका जो स्वभाव है, इसकी शक्ति, वो सीधे तौर पर लालच से जुड़ी हुई बताई गई है। लालच से मतलब ये कि शायद वो खजाने की रक्षा भी करती है और कहीं न कहीं लालच को अपनी तरफ खींचती भी है, या शायद लालच से ही उसे ताकत मिलती है। ये चीज इसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देती है। ये तो वाकई अनोखा पॉइंट है। तो ये तो हो गया पुराना सेटअप, खजाना, गुप्त रस्में और लालच से जुड़ी एक शक्तिशाली आत्मा। अब आज के टाइम में कैसे आती है कहानी? हाँ, यही कहानी आज के दौर में आती है और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, शिवा। किरदार निभाया है सुधीर बाबू ने। अच्छा, शिवा कैसा है ये किरदार? शिवा मतलब आज का इंसान, पूरी तरह लॉजिकल, साइंटिफिक सोच वाला। भूत, प्रेत, आत्माएं, सुपरनैचुरल पावर्स, उसके लिए ये सब बकवास है, अंधविश्वास। वो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर तौलता है, सबूत मांगता है। ओह, यानी कहानी के मूल आइडिया के एकदम उलट। उसकी दुनिया में तो धना पिशाचिनी के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब उसके सफर में उसकी मुलाकात होती है सितारा से। ये किरदार दिव्या खोसला कुमार ने निभाया है। सितारा? और वो क्या करती है? सितारा एक आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व विशेषज्ञ। अब आर्कियोलॉजी का काम ही है अतीत को खोदना, पुराने राज खोलना। तो जाहिर है उसकी दिलचस्पी उस छुपे हुए खजाने और उससे जुड़ी कहानियों में होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल फिट बैठता है। तो एक विज्ञानवादी और एक पुरातत्वविद, दिलचस्प जोड़ी है। एक अतीत को खोद रहा है, दूसरा शायद उसे नकार रहा है। फिर क्या करते हैं ये दोनों? वो दोनों मिलकर उस छुपे हुए खजाने के रहस्य को और उसके पीछे जो वो आत्मा है, धना पिशाचिनी, उसके सच को जानने की कोशिश करते हैं। यहीं से थ्रिल और मिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन सिर्फ जानना तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो सिर्फ जानकारी नहीं जुटाते, बल्कि सीधे उस प्राचीन शक्ति के, मतलब धना पिशाचिनी के संपर्क में आ जाते हैं। और धना पिशाचिनी का किरदार सोनाक्षी सिन्हा निभा रही हैं। तो ये शक्ति है कैसी? मतलब क्या है ये? कोई आम भूत? नहीं, आम भूत नहीं। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक प्रचंड और प्राचीन शक्ति है, मतलब बहुत पावरफुल और सदियों पुरानी। प्रचंड और प्राचीन? हाँ, और इसकी खासियत ये है कि इसके इरादे नेक नहीं है, राक्षसी बताए गए हैं। और इसे जगाने वाली जो मेन चीज है वो है इंसानी लालच। फिर से वही लालच वाली बात। हाँ, कहानी का ये सेंट्रल आइडिया लगता है कि लोगों का वही पुराना लालच जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अनजाने में उन पुराने बंधनों को, उन रस्मों को तोड़ देता है जो इस शक्ति को काबू में रखे हुए थे। और फिर वो शक्ति आजाद हो जाती है। हाँ, और फिर वो जाग उठती है। एक तरह से धना पिशाचिनी खुद ही उस लालच का एक जीता जागता डरावना रूप बन जाती है। ये तो मतलब शक्ति बाहर भी है और कहीं ना कहीं इंसान के अंदर भी है। अब शिवा का क्या होता है, जो इन सब पे यकीन ही नहीं करता था? जब उसका सामना इस चीज से होता है, उसका लॉजिक, उसका साइंस कहाँ जाता है? यही कहानी का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल शुरू होता है। शिवा, जो हर चीज को नकारता था, अब वो सीधे सीधे एक ऐसी ताकत के सामने है जिसका वजूद उसके साइंस के दायरे से बाहर है। उसका तो पूरा वर्ल्ड व्यू हिल गया होगा।
बिल्कुल, उसके सारे तर्क फेल होने लगते हैं। जानकारी ये भी कहती है कि इस टकराव से शिवा का एक बहुत पर्सनल और कॉम्प्लेक्स रिश्ता भी सामने आता है। शायद उसके पास्ट से जुड़ा कुछ हो या उसकी अपनी कोई अंदरूनी कश्मकश। मतलब सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आस्था, उसके अपने प्रिंसिपल्स सब दांव पर लग जाते हैं। ये शिवा की अपने अंदर की लड़ाई भी बन जाती है। ये जो संघर्ष है, ये किन लेवल्स पर चलता है? क्या सिर्फ शिवा और धनापिसाचनी के बीच? नहीं, ये कई लेवल्स पर है। एक तरफ तो जैसा हमने कहा लालच और बलिदान या त्याग के बीच का एक नैतिक द्वंद्व है। हाँ, कि किरदार क्या चुनेंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंटिफिक सोच और जो प्राचीन धार्मिक या अलौकिक मान्यताएं हैं, उनके बीच सीधा टकराव है। साइंस कहता है ये मुमकिन नहीं, शायद कोई वहम है या कोई नेचुरल घटना है जिसे गलत समझा जा रहा है। और दूसरी तरफ वो प्राचीन मिथक हैं और अब सामने दिख रही घटनाएं। हाँ, जो कहती हैं कि शायद यही सच है जिसे साइंस समझ नहीं पाया या मानना नहीं चाहता। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि असलियत क्या है, सिर्फ वो जिसे हम देख सुन सकते हैं, नाप सकते हैं, या कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है। और शिवा के लिए सवाल सिर्फ किताब ही नहीं रहलाता, उसे अपनी आंखों के सामने वो सब देखना पड़ता है जिसका उसके पास कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है। हाँ, उसकी तो पूरी लॉजिकल दुनिया चरमराने लगती होगी। ये किसी के लिए भी, खासकर शिवा जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शिवा को अपनी साइंटिफिक सोच की लिमिट्स का एहसास होने लगता है। उसे न चाहते हुए भी शायद मानना पड़ता है कि कुछ ताकतें हैं जिन्हें विज्ञान के मौजूदा नियमों से नहीं समझाया जा सकता। उसे उस धनापिशाचिनी का सामना करना पड़ता है जिसे उसने सिरे से खारिज कर दिया था। हाँ, और ये उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। तो आखिर में उसका मकसद क्या बन जाता है? क्या सिर्फ खजाना ढूंढना रह जाता है? नहीं, उसका लक्ष्य बदल जाता है। शुरू में शायद खजाने का रहस्य उसे खींचता हो, लेकिन अब उसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो जाता है। उसे किसी तरह उस पिशाची बंधन को समझना है, शायद तोड़ना है। खजाने के रहस्य को उजागर करना है। हाँ, शायद उसे नष्ट करने या सुरक्षित करने के लिए, और सबसे बढ़कर उस खतरनाक आत्मा धनापिसाचिनी को शांत करने या हराने का रास्ता खोजना है। ये एक तरह से उसकी पर्सनल जिम्मेदारी बन जाती है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ये एक मॉडर्न साइंटिफिक सोच वाले इंसान की कहानी है जो अनजाने में आर्कियोलॉजी, पुराने राज और सुपरनैचुरल ताकतों की दुनिया में खिंच जाता है। हाँ, और वहाँ उसे सिर्फ एक बाहरी डरावनी शक्ति का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे अपनी ही पहचान, अपने विश्वास, अपनी कमजोरियों और शायद अपनी छुपी हुई इच्छाओं जैसे लालच, उसका भी सामना करना पड़ता है। और सेंटर में है धनापिसाचिनी। बिल्कुल, जो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो लालच बनाम बलिदान का जो पुराना संघर्ष है उसका प्रतीक बन जाती है। ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं लगती, बल्कि इंसानी फितरत पर एक कमेंट्री भी लगती है। ये सुनने में तो काफी लेयर्ड कहानी लग रही है, लेकिन क्या कहानी कहने के तरीके में कोई कमी भी बताई गई? मतलब परफेक्शन तो मुश्किल है। हाँ, ये बताना भी जरूरी है। कुछ शुरुआती जानकारी या रिव्यूज में इस बात का जिक्र है कि कहानी का जो फ्लो है, नैरेटिव फ्लो, उसमें कहीं कहीं थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छा, जैसे? मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हॉरर, मिस्ट्री, माइथोलॉजी, थ्रिलर, ड्रामा, इन सबको एक साथ बुनने की कोशिश में शायद कहीं पर कसावट थोड़ी ढीली पड़ जाती हो, या हो सकता है किरदारों के बीच का तालमेल या कहानी की जो रफ्तार है वो कहीं कहीं लड़खड़ाती हो। कई बार बड़े आइडियाज को स्क्रीन पर लाना चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जो मूल विचार है, जैसा आपने बताया कि लालच पुरानी शक्तियों को जड़ा सकता है और साइंस और मिथक का टकराव, ये अपने आप में काफी दमदार लगता है। बिल्कुल, मूल विचार में बहुत पोटेंशियल है। एक साइंटिस्ट का सुपरनैचुरल से सामना, पुराना श्राप और मॉडर्न दुनिया का मेल, लालच का असर, ये ऐसे थीम्स हैं जो हमेशा ऑडियंस को खींचते हैं। बस जरूरत होती है कि इन्हें कसी हुई दिलचस्प स्क्रिप्ट में पिरोया जाए। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? जटाधारा की कहानी आखिर हमें क्या दिखाना या समझाना चाह रही है? मेरे ख्याल से ये कहानी कई लेवल्स पर सोचने को मजबूर करती है। पहला तो ये कि ये दिखाती है कि कैसे हमारा ये तथाकथित मॉडर्न और साइंटिफिक युग भी पुराने मिथकों, विश्वासों और शायद उन ताकतों से पूरी तरह अछूता नहीं है जिनसे हम अनजान बने रहना चाहते हैं। कि अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं, लौट कर आ सकता है। हाँ, किसी न किसी रूप में।
दूसरा पहलू है इंसानी लालच का, जो कहानी के सेंटर में है। हाँ, उस पे काफी जोर है। ये दिखाती है कि इंसानी लालच, चाहे वो पैसे का हो, पावर का हो या किसी और चीज का, एक ऐसी विनाशकारी ताकत है जो न सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सदियों से सोई हुई खतरनाक शक्तियों को भी जगा सकती है। धना पिशाचिनी उसी लालच का प्रतीक है। कहानी शायद ये कह रही है कि असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, शिवा के किरदार के जरिए एक इंसान की अपनी यात्रा। कैसे हालात किसी को उसके सबसे गहरे विश्वासों पर सवाल उठाने और उन्हें बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसे एक पूरी तरह लॉजिकल इंसान को भी मानना पड़ सकता है कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो उसकी समझ से बाहर हैं। ये ज्ञान की सीमाओं और विश्वास की ताकत पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही कहा। और ये सब हमें एक आखिरी विचार की ओर ले जाता है, जिस पे शायद श्रोता खुद भी सोच सकते हैं। क्या जो पुरानी कथाएं हैं और उनके जो प्रतीक हैं, जैसे ये धना पिशाचिनी जो लालच से जुड़ी है, क्या वो आज भी हमारे समाज में रेलेवेंट है? मतलब शाब्दिक रूप में ना सही, हाँ, शाब्दिक रूप में शायद ना हो, लेकिन क्या उनका जो सिंबॉलिक मतलब है वो आज भी जिंदा है? आप कह रही हैं कि क्या आज के जमाने का जो अनकंट्रोल्ड लालच है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो या हमारी पर्सनल लाइफ में, क्या वो भी किसी तरह की धना पिशाचिनी को नहीं जगा रहा? हाँ, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जिसे हम शायद देख नहीं पा रहे, लेकिन जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। ये गहरा सवाल है। ये सवाल है, क्या साइंस और लॉजिक के इस युग में भी जो इंसानी भावनाएं हैं, जैसे लालच, ईर्ष्या, बदला, क्या ये आज भी उतनी ही शक्तिशाली और विनाशकारी नहीं है जितनी शायद उन पुरानी शक्तियों को माना जाता था? क्या हम आज भी उन पिशाची बंधनों को तोड़ रहे हैं जो समाज को बैलेंस रखते हैं और अनजाने में नेगेटिव शक्तियों को खुला छोड़ रहे हैं? ये फिल्म देखने के बाद या इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता हो सकता है।